Question number 8. The sum of three consecutive odd integers is 51. हम अगर इसको लेट कर लेंगे ना, फर्ज करें हम इसको लेट कर रहे हैं, ऑड इंटीजर आपके पास x है, तो वो बात कोई सेंस नहीं बनती इस चीज की कि आप x लिख रहे हैं तो उसकी गारंटी क्या है कि x हमेशा ऑड ही होगा। वो तो इवन भी हो सकता है ना, अगर आप x के तौर पे खाली उसको लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी अप्रोच इस तरह रखेंगे कि हमें वो ऑड नंबर चाहिए। तो ऑड नंबर तक पहुंचने के लिए हमें जो आसान रास्ता है वो इवन नंबर से होके गुजरता है। इवन नंबर्स को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? हम उसको 2x के तौर पे लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो हर हाल में इवन बन जाएगा। आप बेशक ट्राई करके देख लें, 7 है ऑड नंबर है, लेकिन जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 14 हो जाएगा, इवन हो गया। 9 है, 9 ऑड नंबर है, लेकिन अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18 हो जाएगा, इवन हो गया। तो इसी तरह जितने भी आपके पास इंटीजर्स होते हैं, आप उसको किसी को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें वो आपके पास इवन नंबर बन जाएगा। तो ये तो आपका हो गया इवन नंबर 2x। तो इवन से ऑड में कैसे जा सकते हैं हम? उसके अंदर 1 ऐड करके, क्योंकि हर इवन नंबर से एक अगला नंबर हमेशा ऑड नंबर होता है। अगर आपके पास 6 है तो 6 से अगला नंबर 7 है, वो ऑड है। 13 14 आपके पास इवन नंबर है, 14 से अगला नंबर एक अगला नंबर क्या है? 15, ऑड नंबर। तो अब इसकी गारंटी होगी है कि ऑड इंटीजर ये होता है। तो ये आपके पास पहला ऑड इंटीजर आ जाएगा। अब उन्होंने कहा हुआ है कि 3 कंसेक्यूटिव आपको चाहिए, यानी कि एक के बाद अगला ऑड, उससे अगला ऑड। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो 3 से अगला ऑड नंबर क्या है? 5। 5 से अगला ऑड नंबर क्या है? 7। इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस कितना है? 2 का। तो अगर मुझे अगला इंटीजर चाहिए, अगला मुझे ऑड नंबर चाहिए, तो मुझे पिछले वाले ऑड के अंदर +2 करना पड़ेगा। तो यहाँ भी मैं यही करूँगा। अगर मुझे सेकंड इंटीजर चाहिए, ऑड इंटीजर, या मुझे थर्ड ऑड इंटीजर चाहिए, तो इसके अंदर अगर मैं 2 ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा? ये 2x प्लस 1 के अंदर 2 ऐड कर दूं क्या हो जाएगा? 3। फिर 3 के अंदर दोबारा 2 ऐड कर दूं क्या हो जाएगा? 5। तो इस तरह हमें सबसे पहले ये एजम्पशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तभी इस क्वेश्चन का सारा जो ध्यान है और मेन फोकस पॉइंट है वो ये है कि आप इसमें एजम्पशन एज्यूम कैसे करते हैं। बाकी आगे काम कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर एक दफ़ा आपको ये समझ आ गई। अब आगे उन्होंने कंडीशन लगाई हुई है कि सम कर दें इन सबको, ये जो सारे आपके 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। तो 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5, और इनका सम आपके पास क्या आ रहा है? 51 आ रहा है, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो 2x और 2x आपस में ऐड होके क्या हो जाएंगे? 6x। बाकी 1 3 और 5 ऐड होके आपस में क्या हो जाएंगे? 9। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 7 आ गई। अब आपको बारी बारी इधर भी वैल्यू पुट करनी है x की, इधर भी वैल्यू पुट करनी है x की, और इधर भी। तो तीनों जगहों पे आप वैल्यू पुट कर देंगे x की, तो आपके पास तीनों इंटीजर्स आ जाएंगे। सेवन आपने पुट कर दिया, तो ये 14 प्लस 1 15, आपकी पहली वैल्यू आ गई। सेकंड
ऑड इंटीजर आपके पास क्या है? 2x+3। 17। और आपके पास लास्ट। तो 15, 17 और 19 रिक्वायर्ड इंटीजर्स हैं। अब दो बकेट्स हैं और दोनों बकेट्स के अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ बॉल्स पड़ी हुई हैं। तो उसके अंदर आपने देखना है कि पहली बकेट के अंदर कितनी है और दूसरी बकेट के अंदर कितनी है। बॉल्स इन फर्स्ट बकेट। तो यहाँ हम अभी लेट कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। और इसी तरह बॉल्स इन सेकंड बकेट, इसको हम वाई कह देते हैं। अब टोटल अब्दुल्ला पिक्ड 96 बॉल्स। तो जो टोटल वैल्यूज हैं पहली बकेट और दूसरी बकेट के अंदर जो बॉल्स हैं टोटल, वो मिला के 96 हैं। यानी कि एक्स और वाई पहली बकेट और दूसरी बकेट के अंदर ऐड कर देंगे अगर आप बॉल्स को, तो वो आपके पास 96 हो जाएगी। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई यहाँ से। फिर दूसरी है कि वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 28। तो एक बकेट में दूसरी बकेट से 28 ज्यादा है। एक एक बार याद रखें, आप इसको बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप डिफरेंट राउट में जा रहे हैं। आप क्योंकि एक्स और वाई एक्स डिफाइंड नहीं है, आप यहाँ वाई कर दें यहाँ एक्स कर दें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोई डिफाइंड चीज नहीं है, ये सिर्फ हम डिफरेंस ऑफ वेरिएबल्स की वजह से हम एक जगह एक्स लगा रहे हैं और दूसरी जगह पे वाई लगा रहे हैं। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 28। ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब x इज इक्वल टू वाई प्लस 28 है, तो यहाँ से बेसिकली एक x की वैल्यू आ रही है। तो ये वाली x की वैल्यू इधर आप इंसर्ट कर दें। तो इस x की जगह पे अब यहाँ मैं लिख देता हूँ पुट इन 1। तो इक्वेशन 1 की जगह जहाँ x आ रहा है वहाँ आपने y प्लस 28 लिख दिया, प्लस y इज इक्वल टू 96। 2y इज इक्वल टू 96 माइनस 28। तो y आपके पास 34 हो गया। तो x क्या हो जाएगा आपके पास? x इज इक्वल टू वाई प्लस 28 था। तो यानी कि पहली बकेट के अंदर आपके पास 62 बॉल्स हैं, बल्कि पहली बकेट के अंदर, हाँ पहली बकेट में आपके पास 62 बॉल्स हैं और सेकंड बकेट के अंदर 34 बॉल्स हैं। क्योंकि पहली बकेट के अंदर 28 मोर बॉल्स थी एज कम्पेयर टू द सेकंड बकेट। तो एक्स और वाई की वैल्यूज बेसिकली आपकी जो हैं ये डिनोट कर रही हैं इसको। बॉल्स इन फर्स्ट बकेट एक्स है और बॉल्स इन सेकंड बकेट वाई है। तो यही आपका आंसर है, 34 बॉल्स इन सेकंड बकेट एंड 62 बॉल्स इन फर्स्ट बकेट।
ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये बाकी क्वेश्चन थे जो हमने पहले एक्सरसाइज के अंदर किए थे, मेन एक्सरसाइज में। उससे ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर 2 साल तक डिफरेंट रेट चल रहा है। ये देख सकते हैं आप। पहले 2 साल तक ये रेट है, 7.25 हो गया। और 2 साल के बाद रेट चेंज हो गया है 8% में। तो आपको इसको दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा, यानी कि पहला पार्ट आपका होगा, पहले 2 साल का प्रॉफिट आप निकालेंगे उसके अंदर। फिर जो अगले 5 साल का है वो आप 8% के हिसाब से प्रॉफिट निकालें, क्योंकि टोटल 7 ईयर्स है ना। तो 2 इधर हो गए और 5 साल दूसरी साइड पे हो गए। तो 2 साल के लिए 7.25% के हिसाब से निकालेंगे, और अगले जो 5 साल हैं उसके लिए आप 8% रेट लगा के। फॉर्मूला वही रहेगा, PRT/100, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम ओवर 100। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। तो पहले 2 साल का जो प्रॉफिट है वो हम कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल आपके पास वही है जो दिया हुआ है, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट आपके पास 7 1/4 है, बेसिकली 1/4.25 होता है। तो आप इसको 7.25 भी लिख सकते हैं। टाइम टाइम आपके पास क्या है? 2 साल। तो 2 आ जाएगा। 2 साल इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ ये जो लिखा हुआ है ना रेट, रेट भी आपको सालाना दिया हुआ है, पर एनम। पर एनम का मतलब होता है एनुअल रेट जो लगता है, वो इस वजह से। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 50,750। तो ये आपका पहले 2 साल का प्रॉफिट आ गया। अब आप प्रॉफिट निकालेंगे अगले 5 साल का। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो वही रहेगी जो आपकी है, 3,50,000। रेट अब आप देख लें, रेट पहले था 7.25, लेकिन उन्होंने कहा है कि 2 साल के बाद रेट चेंज हो गया है 8% पे। और ये अगले 5 साल का है, तो इस वजह से यहाँ अब जो टाइम आएगा वो 5 आएगा। इसका आप आंसर निकाल लेते हैं। 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5/100। तो आपके पास 1,40,000 आ जाए। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है? 2 साल का प्रॉफिट, 5 साल का प्रॉफिट। तो अब हम निकालेंगे कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो आपके पास 50,000 और 1,40,000, इनको आप ऐड कर दें। तो 1,90,000 and 750। तो ये आपके पास टोटल प्रॉफिट आया। लेकिन यहाँ कुछ और पूछा हुआ है, यहाँ उन्होंने टोटल प्रॉफिट नहीं कहा हुआ कि क्या आपको मिलेगा। उन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, यानी कि 7 साल के बाद उसको टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी। जब भी आप कोई चीज़ डिपॉजिट करवाते हैं किसी जगह पे ताकि आपको उसके ऊपर प्रॉफिट मिला जाए, और जब आप अपना वो जो खाता है, अकाउंट है, बंद करवाएंगे, तो आपको जो आपने जो अमाउंट डिपॉजिट करवाई हुई है उससे प्रॉफिट तो मिल ही रहा होगा साल के साल। और एट द एंड आपको वो जो अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाई थी, इन्वेस्ट करवाई थी, वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये जो आखिर में जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, यानी कि 3,50,000, ये भी आपको आखिर में मिलेगी। फाइंड द अमाउंट शी हैड। सो द अमाउंट शी विल रिसीव।
तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, जो आपका प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट, उसके अंदर आप इन्वेस्टेड अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट की ऐड कर देंगे। तो 1,90,000 के अंदर 3,50,000 जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 5,40,750 भी, ये आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी जो एट द एंड ऑफ 7 इयर्स उसको मिलेगी।